के कार्यकर्ता का है। और आज जब मैं जयनगर गया तो आज मैं एक बात तो जरूर कह सकता हूं कि जीत का जय घोष जयनगर वालों ने लगा दिया है। नॉमिनेशन से बड़ी सभा केवल जयनगर में हुई। उत्साह और जोश एक नए रक्त का संचार कर रहा था। मानो ऐसा लग रहा था उस इलाके का बच्चा बच्चा अपने आप को रतन सिंह पॉल समझ के चुनाव लड़ रहा हो। और जब मैं कहता हूं जीत का जय घोष जयनगर वालों ने लगाया है, तो विपक्ष वालों को धुनने का काम धुंधन वाले भी यहां पर करने के लिए तैयार हो गए। यानी कि उसके बाद यहां आकर विश्वास और मजबूत हो गया है कि जब वहां से भी लीड बढ़ेगी तो उसको रिकॉर्ड बनाने की दिशा में आप लोग ले जाने का काम करोगे मेरे भाइयों। मात्र एक हफ्ते का समय और बचा है। ये 7 दिन आप दे दो, दिन रात एक कर दो, गांव का कोई घर ना बचे। एक बार नहीं 2 बार छू लो, हाथ जोड़ने हाथ जोड़ दो, पैर छूने पैर छू दो। एक बार रतन सिंह को मौका दे दो। जो 4 वर्ष की कमियां हैं वो 1 वर्ष में पूरा करने का काम किया जाएगा मेरे भाइयों। जनता के पास 12 महीने के बाद फिर समय है। 12 महीने में परख कर तो देखो, ये रतन भी है और हीरा भी है। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम होगा मेरे भाइयों। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, पार्टी ने जब जब जिम्मेदारी दी उसको आगे बढ़कर बढ़ाया भी। मैं जिस दिन रतन सिंह जी के नॉमिनेशन में आ रहा था तो रास्ते में डॉक्टर सैजल जी की ड्यूटी डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने लगाई थी। वहां से मेरे साथ मैं, डॉक्टर सैजल जी, अमर सिंह ठाकुर जी, हम सब नॉमिनेशन की ओर चल रहे थे। और उस समय मैंने कुछ सवाल उनसे पूछे थे, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। और आज जब मैं बिंदल जी से और अमर सिंह ठाकुर जी से मिला और मैंने कहा कि मेरी कल्पना से ज्यादा है कि आपने इतने कम समय में जनता के अंदर जो जोश भरा है, अगला 1 हफ्ता हमारी मेहनत और हो जाए तो पिछली बार जितनी हमारी कमी रह गई थी उससे दुगनी से ज्यादा लीड लेकर हम यहां से विजयी होने का काम कर सकते हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जनता ने इसको अपना चुनाव माना है। भाजपा के कार्यकर्ता ने खुद को रतन सिंह पॉल समझ के इस चुनाव को लड़ने की बात मानी। भाई और बहनों, काम तो हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने बहुत किए। गिनाने का समय अब आया है, जब घर घर जाएं तो गिनाएं। ऐसे हर गांव में लाभार्थी होंगे, किसी को एक योजना, दूसरी योजना, तीसरी योजना, चौथी योजना, 5वीं योजना का लाभ मिला होगा। और जब आप चर्चा करेंगे तो वो भी मानेंगे कि हाँ हमें इसका लाभ मिला। लेकिन अगर आप चर्चा नहीं करेंगे तो शायद उसको भी पुरानी याद ना आए। पुरानी नहीं, जो पिछले 2-3 सालों में किया वही बात कर रहा हूं। आप कल्पना कीजिए, हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं को कई घंटे तो केवल लकड़ी चुगने के लिए जाना पड़ता था। चूल्हा जलाकर धुआं खाकर अपना शरीर भी खराब करती थी, आंखें भी खराब करती थी और कई घंटे दिन के एसी में जाते थे। मोदी सरकार आई, उज्ज्वला योजना लाकर 9 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर दिया। तो प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री गृहिणी योजना लाकर हर परिवार की बहन को रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा देने का काम किया। यही नहीं रुके। मैं जब पहली बार सांसद बना तो मेरे पास भी कम समय था। जब मैं दूसरी बार सांसद बना और मैं पार्लियामेंट में बैठ के पेपर पढ़ता था तो मैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट, इनको जब पढ़ता था तो उसमें एक उल्लेख आता था कि हिंदुस्तान में महिलाएं एक तो अनिमिक होने की, खून की कमी होने का बहुत
संकट है, बच्चे मेल नरिश्ड है यानी कि कुपोषण का शिकार है। तीसरा जो गंभीर विषय एक और आता था वो आता था कि महिलाओं को बहुत सारी बीमारियां ये धुएं के कारण और शौचालय ना होने के कारण भी होती है। जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया, मोदी जी ने 7 सालों में कर दिया। जहां 9 करोड़ से ज्यादा बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर दिया, वहीं 11 करोड़ शौचालय बनाकर हर परिवार को खुला शौच मुक्त करने का वहां पर काम किया हर पंचायत में। जिस गरीब के पास सिर ढकने के लिए छत नहीं थी, जितने कांग्रेस 10 सालों में घर नहीं बना पाई, उससे 4 गुना ज्यादा घर हमने मात्र 7 सालों में 2.5 करोड़ से ज्यादा घर बनाकर दिए हैं। और अगले 1 साल के अंदर जो बचे हुए गरीब हैं उनको भी पक्के मकान बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर देगी। मेरे भाई और बहन, गरीबों ने घर बनने पर तुम्हें खुशी नहीं हुई? तुम्हें पक्के मकान वाले बैठ रहे ना सारे हैं भंडारी जी, ऐसा ही है। गरीब के लिए तो बहुत बड़ी बात है शौचालय मिल जाए। गरीब के लिए बड़ी बात है कि उसको जो मिट्टी का तेल जलाकर अपने घर में रोशनी करनी पड़ती थी, अब उसके घर में भी पूरे देश में, हिमाचल में तो पहले हो गया, लेकिन पूरे देश में जितने भी गांव हैं, जितने भी गरीबों के घर हैं, उन गरीब के घर तक भी मुफ्त में बिजली की तार डलवाकर, मीटर मुफ्त में लगवाकर उसको बल्ब लगवाने का काम भी मोदी सरकार ने किया है। गरीब के पास बैंक खाते नहीं थे, 45 करोड़ लोगों के बैंक खाते खोलने का काम मोदी सरकार ने किया। 45 करोड़ लोगों के। अब आप बोलोगे बैंक खाता खोला, कौन सा बड़ा काम किया? बड़ा काम किया क्योंकि आपके नाम पर ठगी ठोरी होती थी, आपका नाम सूची में आता था, किसी बहन को विधवा दिखा दिया जाता था, किसी बेटी के नाम पर पेंशन, वो वजीफे की स्कीम चलती थी स्कॉलरशिप की, किसी को पेंशन वृद्ध के नाम पर चलती थी, तो किसी को कुछ दूसरी योजना के माध्यम से लाभ देने की बात होती थी। सच्चाई ये थी कि वो लोग होते ही नहीं थे, केवल किताबों में नाम दर्ज होता था, केंद्र से पैसा आता था, राज्यों में और जिलों तक जाते पैसा खा लिया जाता था, सिस्टम खाता था। लेकिन मोदी सरकार आई, बैंक खाते खुलवाए, आधार कार्ड बनाया, आज नरेंद्र मोदी की सरकार वहां पर एक बटन दबाती है और गरीब के खाते में पैसा पहुंच जाता है। मेरे भाई और बहन, और इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। कांग्रेस ने 75 साल में से कम 55 साल राज किया होगा, लेकिन गरीब की चिंता उस तरह से की होती तो आज हर गरीब के पास पक्का घर भी होता, शौचालय भी होता, बिजली का कनेक्शन भी होता, बैंक का खाता भी होता, आधार कार्ड भी होता और बिजली से लेके बाकी सुविधाएं भी होती। लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया। जो उन्होंने 60-70 साल में नहीं किया, मोदी ने 7 साल में करके दिखाया। बैंक खाता भी खुलाया, बिजली का कनेक्शन भी दिया, आधार कार्ड भी दिया, रसोई गैस का सिलेंडर भी दिया, और अब हर घर को नल और नल से स्वच्छ जल देने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार करने वाली। 3.5 लाख करोड़ रुपया, 3.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान हमारी सरकार ने किया। गांव गांव में पाइपें डालकर नई नलके लगाकर घरों तक पानी पहुंचाने का काम होगा। भाई और बहनों, हम यही नहीं रुके। आप में से अधिकतर लोग यहां पर किसान बैठे होंगे, और जो छोटा और मझला किसान है उसको सबसे बड़ा लाभ इसका मिला है। किसका? पीएम किसान सम्मान निधि साल में 6,000 रुपया मोदी सरकार देती है। अब तक 1,80,000 करोड़ से ज्यादा दे चुके हैं और 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में पैसा आता है। 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में पैसा आता है और किसी को बीच में खाने का कोई अधिकार नहीं दिया, क्योंकि मोदी जी बटन दबाते हैं और आपके खाते में पैसा आ जाता है। मेरे भाई और बहन, मैं आपसे एक और बात पूछता हूं। किसी ने आजकल पता किया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीएपी के रेट क्या हो गए हैं? खाद का मूल्य आजकल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या हो गया है? जितनी असली कीमत खाद, आपको तो सब्सिडी पर खाद मिलती है, डीएपी भी सब्सिडी पर मिलती है,
कितने की बोरी मिलती होगी? कितने की मिलती? डीएपी 1200 की थी, 2400 का रेट हो गया, 1200 की सब्सिडी फिर दी मोदी जी। भाई और बहनों, ये जो 1200 की बोरी है, ये भी इससे 3 गुना ज्यादा दाम है। पूरा सब्सिडी का पैसा हजारों करोड़ रुपया मोदी सरकार ने दिया और देश के किसान पर बोझ नहीं पड़ने दिया। इसके साथ साथ एमएसपी का मूल्य, यानी कि एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो भी 48% पिछले 7 सालों में मोदी सरकार ने गेहूं और धान की बढ़ाई है। दलहन तिलहन की तो 65 से 70% बढ़ाई। ना केवल दाम बढ़ाए, खरीद को भी बढ़ाया है। और ये 7 वर्षों में किसी ने करके दिखाया तो मोदी सरकार ने। और अब हिमाचल में भी 7 खरीद के केंद्र खोल दिए गए हैं मेरे भाई और बहन। लेकिन अभी हमें इससे आगे जाना है। 1 लाख करोड़ रुपया हम लोग कृषि आधारभूत ढांचे पर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पर हम खर्च कर रहे हैं। इससे क्या होगा? आपके जिला सोलन की जो सब्जियां पैदा होती, मान लीजिए मार्केट में दाम नहीं मिल रहा, तो सीए स्टोर यहां पर बनेंगे। किसान कम दाम पर वहां पर स्टोर कर सकता है। ई नैम सुविधा के माध्यम से देश की मंडियों में देखेगा कहां कहां क्या क्या दाम मिल रहा है। जब लगे कि दाम बढ़ गए तब उस सामान को बेच सकता है। मंडियों की बड़ी भूमिका हो सकती है। कांग्रेस के लोगों ने इस पर गुमराह करने का काम किया कि मोदी मंडी बंद करना चाहता है। सच्चाई यह है कि मोदी सरकार में मंडियां पहले से ज्यादा खुली और मंडियों में कंप्यूटर लगाने का काम भी हुआ और देश की मंडियों को जोड़ने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और यही नहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बहुत सारे राज्यों ने बहुत शानदार काम किया। महाराष्ट्र जैसे राज्य में तो 10,000 करोड़ रुपया मुआवजा किसानों को मिला। 10,000 करोड़ रुपया। बात है कि स्थानीय तौर पर हमारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर कितनी जागरूकता फैलाते, किसान कितना जागरूक है। जैसे बारिश गिरी है, फसल बर्बादी हुई, तो आपको फटाफट उसको केवल जानकारी देनी है। 72 घंटों के अंदर आपको वो काम कर दिया तो आपकी जिम्मेदारी पूरी होकर आगे उसको करना है। हम जैसे लोगों को जमीन पर इस काम को करना है ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल पाए। हम हर संभव प्रयास करें कि किसान की आय दुगनी हो। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट ने यह कहा गया था कि लागत प्लस 50% मुनाफा हो। हमने लागत प्लस 50% मुनाफा देने का काम किया तो मोदी सरकार ने किया है। दाम को उसी तरह से तय किया है। भाई और बहनों, किसानों के लिए हम पहले भी प्रतिबद्ध थे, आज भी है, और किसानों की आय को दुगना करने का काम मोदी सरकार करके रहेगी। दूसरी बात, मैं देख रहा हूं कुछ फौजी भाई बैठे हैं। पूर्व सैनिकों की मांग थी कि 1 रैंक 1 पेंशन हो। प्रेम कुमार धूमल जी इस मांग को पहले दिन से उठाते रहे और 30 सालों के बाद किसी सरकार ने उस मांग को पूरा किया तो श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। कांग्रेस ने कई बार कहा लेकिन किया नहीं। हमने 45,000 करोड़ रुपए के लगभग खर्च करके ज्यादा फौजियों को सुविधा दी। हमारे सैनिक, कश्मीर में पथराव की घटना होती थी, घायल होते थे, कईयों की मृत्यु हो जाती थी। घुसपैठ होती थी, गोलियां चलती थी, उससे मृत्यु हो जाती थी, शहादत हो जाती थी। बॉर्डर पर अतिक्रमण हो, उसमें गोली चले तो बहुत मांग की कांग्रेस की सरकार में 2004 से 14 तक कि हमें बुलेट प्रूफ जैकेट दो। सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने नहीं खरीद कर दी। कोई बिचौलिया ढूंढते थे, कुछ मिल जाएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन सैनिक के हितों की रक्षा नहीं की। ना पेंशन दी, ना बुलेट प्रूफ जैकेट दी, ना लड़ाकू विमान दिया। आपने नरेंद्र मोदी को चुनकर दिया तो रफेल विमान भी दिया और 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट खरीद कर भी दे दी मेरे भाइयों बहनों। केवल खरीदी नहीं, हिंदुस्तान में बनाने का काम भी किया। आज AK-47 की राइफल कहीं और नहीं, उत्तर प्रदेश में बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने शुरू किया है। रफेल विमान जो खरीदे अब अगले वाले हिंदुस्तान में बनने शुरू हो जाएंगे। एयरबस, बोइंग जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान में अपना प्लांट लगा रही हैं। 21,000 करोड़ का ठेका विदेश की किसी कंपनी को जाना था, लेकिन हिंदुस्तान की टाटा कंपनी को एयरबस के साथ मिलकर
मोदी सरकार ने दिया, अपने आप में बड़ी बात है। ये 70 साल पहले अगर कहीं किया होता तो हम दुनिया को हथियार सप्लाई कर रहे होते, दुनिया को गोला बारूद, टैंक, मिसाइल दे रहे होते। लेकिन कांग्रेसियों ने तो नेहरू के जमाने में जीप घोटाला किया, राजीव गांधी के टाइम पर बोफोर्स घोटाला किया, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के टाइम पर दलाली की पूरी कोशिश करते हैं, खाने को नहीं मिला तो खरीद नहीं की। लेकिन मोदी सरकार आई, पारदर्शी तरीके से खरीद भी की और सेना को मजबूत करने का काम किया। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने मेक इन इंडिया में हिंदुस्तान को आज अपनी आपूर्ति करने के लायक भी बनाया है। और अगले 5 साल के अंदर आप देखोगे हम दुनिया से खरीदेंगे नहीं, दुनिया को हथियार सप्लाई करने वाला काम भारत की सरकार यहां से करेगी मेरे भाई और बहनों। यह है आत्मनिर्भर भारत। लेकिन कांग्रेस के लोग कटाक्ष करते थे जब मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर करेंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। मोदी जी ने कहा त्योहार आ रहे, खादी खरीदो, मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट खरीदो। आज भी कहा मोदी जी ने, उन्होंने कहा जो हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने बनाया है इससे उसकी आमदन होगी, हिंदुस्तान में रोजगार पैदा होगा, हिंदुस्तान का व्यक्ति ही खरीदेगा तो उसका पैसा जो एक एक जाएगा वो किसी हिंदुस्तानी की जेब में ही जाएगा, अपने देश के अंदर ही रहेगा। क्या ये सोच खराब है? क्या इस सोच में कोई गुनाह है? अगर आपका हिंदुस्तान का कोई भाई आपके पैसे से उसको रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलते हैं तो ये सोच भी मोदी जी की है, महात्मा गांधी जी की भी थी। लेकिन गांधी जी के नक्शे कदम पर आज के गांधी तो चले नहीं। ना उन्होंने स्वच्छता की, ना ईमानदारी की, ना देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में मेरे भाई और बहनों जो वही खादी जो कल तक केवल 10-20 हजार करोड़ का धंधा नहीं करता था, आज 90-90 हजार करोड़ रुपए का व्यापार और उसके माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर हिंदुस्तान में मिलते हैं भी करने का काम किया। यही नहीं, इससे बहुत बड़ा बल नीचे मिलेगा। कैसे? आपदा आई, कोरोना महामारी आई, 1.5 साल में पूरी दुनिया के सामने बड़ी चुनौती आ गई। दुनिया के बड़े बड़े देश भी अपने यहां पर वैक्सीन नहीं बना पाए। जिन मात्र 4-5 देशों ने करके दिखाया है उसमें हमारा भारत भी है, क्योंकि हमें नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का मिला और हमारे वैज्ञानिकों ने कर दिखाया है। मोदी जी को अपने वैज्ञानिकों पर विश्वास था। हमने करोड़ों रुपए दिए, कहा कि आप शोध कीजिए, रिसर्च कीजिए, डेवलपमेंट कीजिए, अपना वैक्सीन बनाइए, अपना टीका बनाइए। कांग्रेस तो 40-40 साल विदेशों से टीका लेती रहती थी। हमने 9 महीने के अंदर अपना टीका बनाया भी और अगले 9 महीने के अंदर 100 करोड़ लोगों को टीका लगाने का काम भी किया मेरे भाई और बहन। दुनिया में एक देश भारत ऐसा है जिसने 100 करोड़ टीके लगाए हैं। 100 करोड़ टीके। ये सोच किसकी थी? कोविड टीका लगाने की, बनाने से लेकर लगाने तक जिसने नेतृत्व दिया, ऐसे नरेंद्र मोदी के लिए जरा तालियां जोर से बजा कर कह दीजिए। और मेरे भाई और बहनों, इसमें हिमाचल ने शानदार काम किया। हिमाचल की सरकार ने, हिमाचल के हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स ने पहाड़ों में जाकर कई घंटे पैदल चल के जन जन तक वैक्सीन को पहुंचाकर, लोगों ने भी पैदल चलकर आकर वैक्सीन लगवाई भी। और देश में पहला राज्य जो 100% पहली डोज वैक्सीन लगाने वाला बना वो हमारा हिमाचल प्रदेश बना। मैं जयराम जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। सारे अपने हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और बाकी सब, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, दुनिया भर में अगर आपको कोविड का टेस्ट भी कराना है तो आपको 1200 से 1500 रुपए खर्च करना पड़ता है एक टेस्ट कराने के लिए। हमने देश में मुफ्त में करवाया। हमने टीका लगवाने तक का काम भी, पहले पूछ लूं आपसे, आपने कोविड की वैक्सीन लगाई? किसी ने लगाई तो हाथ खड़ा करके बता दे। इसका मतलब जिसने 2 हाथ खड़े किए उसने दोनों लगा ली हैं। ये काम करा कहीं यार एक खड़ा थी ने फटाफट दूसरे भी कर लिया, तो खर्चा तो बड़ा हो गया होगा आपका। वैक्सीन लगाई और खर्चा भी नहीं हुआ, क्यों?
क्योंकि मोदी जी ने टीका बनाने के लिए पैसा भी दिया और टीका लगाने के लिए कोविड का 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया ताकि हिंदुस्तान की जनता को वैक्सीन भी मुफ्त में लग सके। मेरे भाइयों, जब ऐसा नेता हमारे पास हो जिसने गरीब और अमीर में फर्क नहीं देखा, उसने ये नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री हूं तो मैं पहले लगाऊंगा, मुख्यमंत्री पहले लगाएगा। सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर को लगा, जो फ्रंट ड्यूटी पर थे, मरीजों को देख रहे थे। फिर किसको लगा? वो अधिकारी कर्मचारी जो सबसे आगे थे। फिर 70 साल से ज्यादा वालों को लगा, फिर 18 साल से ऊपर वालों को, 60 साल से ऊपर वालों को लगा। कितनी प्लानिंग इसके नीचे हुई होगी। मोदी जी कितनी बात देश भर के मुख्यमंत्रियों से करते थे। मेरे जैसे मंत्री कई राज्यों में एक दिन में हर जिला के डीसी से बात करनी होती थी, एसपी से बात करनी थी, उनसे फीडबैक लेते थे, फिर अगला निर्णय करते थे। फिर ये निर्णय किया कि क्या अनाज देना चाहिए। तो मोदी सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने दुनिया में एक अलग काम करके दिया। 80 करोड़ लोगों को 15 महीने तक 5 किलो गेहूं या चावल बिल्कुल मुफ्त में देने का काम किया। 1 किलो दाल भी दी। और यही नहीं मेरे भाई और बहनों, 3 करोड़ वृद्ध विधवा दिव्यांग को 3,000 करोड़ रुपए की मदद की। एक वृद्ध विधवा दिव्यांग को 1-1 हजार रुपए उनके खाते में डाला। 20 करोड़ महिला जिनके जनधन खाते खुले थे, उन 20 करोड़ महिलाओं को 1500 रुपए उनके खाते में आए मदद के रूप में। 3 महीने तक मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया। जिसको बैंक की किस्तें वापस करनी थी 6 महीने तक छूट दे दी। किसानों को 96,000 करोड़ रुपए बैंकों से उस समय दिलाया ताकि फसल के समय कोई दिक्कत ना आए। फसल की खरीद भी पूरी की और मात्र 30,000 करोड़ रुपया खर्च करती थी। मैं उस समय वित्त राज्य मंत्री था। मोदी जी ने कहा इसका बजट 1 लाख करोड़ कर दो। हमने 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए उसका बजट कर दिया। मनरेगा की दिहाड़ी को भी बढ़ा दिया, दिन भी बढ़ा दिए। आपके गांव में विकास भी हो गया, आपके आय के साधन भी बन गए। किस तरह से एक वर्ग के बारे में सोचकर बात कही गई। टीवी चैनल पर बच्चों को टीवी पर ही बताया जाए कि शिक्षा कैसे होगी, सिखाया गया। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, जो हमारे व्यापारी वर्ग थे उनको 3 लाख करोड़ रुपया बगैर किसी गारंटी के, बगैर किसी कोलेट्रल के, ना घर ना जमीन, कुछ नहीं गिरवी रखा, 3 लाख करोड़ रुपया मोदी सरकार ने बैंकों के माध्यम से मात्र 8.8% के ब्याज दर पर लोगों को पैसा दिलाया ताकि उनको राहत मिल सके। उनके इनकम टैक्स के रिफंड जल्दी वापस आए, लाखों करोड़ रुपए वापस आए। टीडीएस टीसीएस में 25% की कटौती कर दी कि उनको पैसा ज्यादा हो। यही कारण है कि जीएसटी की कलेक्शन आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा लगातार रही पिछले अक्टूबर से लेकर अब तक। और दुनिया भर ने कहा कि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था कौन सी होगी। 9.5% की दर से भारत का नाम उसमें आया है। मेरे भाई और बहनों, हर वर्ग के लिए किस तरह से सोच सोचकर काम किया गया। अगर हमें देश को गति देनी है तो मोदी जी चाहिए। प्रदेश में हमारी सरकार है, जयराम जी की सरकार शानदार काम कर रही है। आपने यहां पर भी एक बहुत वरिष्ठ नेता को अपना विधायक चुना था, ये उम्मीद करके कि वो बहुत विकास करवाएंगे। उनका कद इतना बड़ा था कि वो वैसे अधिकारी को कहते तो आपके काम ना रुकते। लेकिन 4 वर्षों तक ना आपकी सुध ली, ना काम करने के लिए सही तरीके से बोल पाए। अगर आप 1 वर्ष और वैसा बिताना चाहते तो आपकी इच्छा है। अगर 4 वर्षों की भरपाई 1 वर्ष में कराना चाहते हो तो अर्की का लाल रतन पाल के नाम पर वोट दो, कमल का बटन दबाकर वोट दो। इतना वोट दो कि पिछली कमी को पूरा कर कर भी इस 1 साल में अपनी सेवा करने का अवसर दो। भाई और बहनों, मैं उपलब्धियां बहुत गिना सकता हूं, सुबह से शाम तक इस पर ही भाषण दे सकता हूं कि कोविड के टाइम पर हमने क्या किया, बाकी क्या किया, कितना विकास किया, कितने प्रोजेक्ट लाए। कुल मिलाकर बात ये आती है, अगर दिल्ली में मेरी सरकार है, प्रदेश में मेरी सरकार है, अगर दिल्ली से मोदी जी पैसा भेजेंगे, जयराम जी को आएगा, जयराम जी जिला सोलन में भेजेंगे, वहां का डीसी अगर अर्की में भेजेगा तो यहां के खजाने की चाबी किसके पास हो है? सोची कराए बड़े ध्यान यार। एक्चुअली खजाने का नाम आएगा तो सारा ध्यान खजाने का ही था, चाबिया का था ही नहीं।
पैसा दिल्ली से आएगा, कोई कमी नहीं हो, प्रदेश से भी आ जाएगा, सोलन तक भी पहुंच जाएगा, लेकिन विधानसभा में आपकी आवाज कौन उठाएगा? हर मंत्री से, जो आपके मंच पर तो विधायक, मंत्री, पूर्व सांसद से लेकर सब बैठे हैं, मुख्यमंत्री स्वयं आ रहे हैं, पैसा देने वाले तो आपके पास खुद आ रहे हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितनी ताकत लगाकर उस खजाने की चाबी अपने पास रखते हैं। इसलिए वो चाहिए जिसको लोग सुने, उसके कहने पे कुछ करें। हमें सुनाना भी है, करवाना भी है, और जो 4 वर्ष से रुक गया है उसको तेज गति, रफ्तार देकर उस विकास को पटरी पर लाना है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है आप अपना पूरा आशीर्वाद अर्की के लाल रतनपाल को देंगे और उनको विजयी बनाएंगे, भारी बहुमत से बजाएंगे। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट बढ़ाएगी कि कितने रतन जी का नाम जब आपके सामने वोटिंग मशीन होगी तो कितने नंबर पे नाम है इनका? कितने नंबर पर है? पहले नंबर पर नाम रतन सिंह पाल, चुनाव चिन्ह कमल का फूल। तो पहला ही नंबर देखना, उसके आगे देखना ही कुछ नहीं। जैसे अर्जुन को मछली की आंख नजर आती थी, आपको कमल का फूल नजर आए, उंगली बिल्कुल सीधी ले जाना, कमल का बटन दबा देना, जैसे टी हो जाए समझ लेना बिल्कुल है। धुंधन वालों ने धुन दिया। फिर भाई और बहनों, ये करके दिखाना है, मौका देना है ताकि आपकी सेवा कर सके। आप एक बार हमारे भाई रतन सिंह पाल जी को मौका दें सेवा करने का, और जिसने मन बना लिया है कि वो सेवा करने का मौका देगा वो मेरे साथ नारा लगाएगा, अर्की का विधायक कैसा हो, अर्की का विधायक कैसा हो, अब की बार, 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 अब की बार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनुराग सिंह ठाकुर जी। कुछ लोग बीजेपी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। जल्दी बोल। गीता देवी